नमस्ते। और हमारी आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता जरूर है, प्रेजेंटेशन की कला। हमारे पास एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है मास्टरिंग द स्टेज, द आर्ट ऑफ पावरफुल प्रेजेंटेशंस। और इसका मकसद काफ़ी साफ है, ये बताना कि कैसे कोई भी अपनी बात को ज़्यादा असरदार तरीके से रखना सीख सकता है। और ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स की लिस्ट नहीं है ना? इस स्क्रिप्ट का जो असली जोर है वो उस मानसिकता को बदलने पर है जो अक्सर हमारे बेहतरीन विचारों को हमारे दिमाग में ही कैद करके रख देती है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही, मैं कहूँगा, चुभने वाले लेकिन सच्चे विचार से होती है। सोचिए ज़रा, आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है, आपने महीनों उस पर काम किया है, पर जब उसे बताने का वक्त आता है तो जुबान लड़खड़ा जाती है। हाँ, और फिर कोई और जिसके आइडिया में शायद उतना दम भी ना हो, वो सिर्फ अपनी बोलने की कला से बाजी मार ले जाता है। वही तो। और यहीं पर यह स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी विवादास्पद बात कहती है। आइडियाज डोंट विन, प्रेजेंटेशन विन्स। हाँ, यानी विचार नहीं जीतते, प्रस्तुति जीतती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। अजीब लगता है? क्या इसका मतलब ये है कि एक खराब आइडिया भी अच्छी प्रेजेंटेशन से जीत सकता है? ये तो एक तरह से हुनर के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी की तरफ भी इशारा करता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक शक्ति है। लेखक थियोबाल्ट कहते हैं कि प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ स्टेज पर बोलना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी बात को साफ साफ रखना, लोगों का ध्यान खींचना और अपनी छाप छोड़ना। तो चलिए आज इसी शक्ति के 7 अहम सूत्रों को एक एक करके समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहली और बुनियादी गलती क्या है जो लोग करते हैं? इस स्क्रिप्ट के मुताबिक सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं है, हमारे अपने दिमाग में है। हाँ, ये सोच कि लोग मुझे जज करेंगे। और यही वो पहला पड़ाव है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेखक का कहना है कि ये सोच ही पूरी तरह गलत है। प्रेजेंटेशन आपके बारे में है ही नहीं, ये पूरी तरह से ऑडियंस यानी आपके श्रोताओं के बारे में है। जिस पल आप स्टेज पर चढ़ते हैं, आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मैं कैसा दिख रहा हूं या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सिर्फ ऑडियंस के बारे में सोचने से डर पूरी तरह चला जाता है? मुझे तो लगता है कि असल में स्टेज पर खड़े होकर खुद को भूल जाना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और इसका तरीका सोच बदलने में है। ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, WIFM, यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे इससे क्या मिलेगा। अच्छा। वो अपना कीमती समय आपको सुनने के लिए दे रहे हैं, तो वो बदले में कुछ सीखना चाहते हैं, कोई समाधान चाहते हैं, या शायद प्रेरित होना चाहते हैं। मतलब फोकस को मुझ पर से हटाकर उनके लिए पर लाना है। की होती है ना, तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। आपका डर आपकी अपनी चिंता से पैदा होता है, लेकिन जब आपकी चिंता ऑडियंस के लिए होती है तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। ये मानसिकता का बदलाव तो समझ में आता है, लेकिन उस शारीरिक डर का क्या करें? पेट में जो घबराहट होती है, कांपते हुए हाथ। स्क्रिप्ट तो कहती है कि ये डर सबको लगता है, यहाँ तक कि पेशेवर वक्ताओं को भी। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अकेलापन महसूस नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ वो ही डरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। इस वीडियो में एक बहुत गहरी बात कही गई है, फियर इज नॉर्मल, साइलेंस इज डेंजरस। डर लगना सामान्य है, लेकिन उस डर की वजह से चुप हो जाना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि चुप्पी आपके विचारों को, आपके हुनर को दुनिया तक पहुंचने से रोक देती है। तो डर को काबू में कैसे करें? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? हाँ, और वो बहुत सरल है। 3 छोटे कदम हैं। पहला, बोलना शुरू करने से ठीक पहले एक गहरी सांस लें। ये आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। दूसरा, जानबूझकर धीरे धीरे बोलें। हाँ, घबराहट में हम अक्सर बहुत तेज बोलने लगते हैं। बिल्कुल, जिससे गलतियां होती हैं और घबराहट और बढ़ जाती है। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो है कि सिर्फ अपना पहला वाक्य याद रखें। बस पहला वाक्य? ये सुनकर तो बड़ी राहत मिली। मैं हमेशा सोचता था कि पूरी स्पीच रटनी पड़ती है, जो अपने आप में एक डरावना काम है। नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल वो पहली चुप्पी तोड़ना ही होता है। एक बार आपने पहला वाक्य बोल दिया तो एक लय बन जाती है, और यहीं से एक और दमदार विचार निकलता है। कौन सा? आत्मविश्वास बोलने से नहीं आता, बोलना शुरू करने से आता है। आप आत्मविश्वास आने का इंतजार नहीं कर सकते। आपको डर के बावजूद बोलना शुरू करना होगा, और आत्मविश्वास खुद ब खुद आपके पीछे चला आएगा। ठीक है,
तो एक बार डर पर काबू पा लिया और बोलना शुरू कर दिया। फिर अगली चुनौती आती है कि बोलें क्या। कई लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल शब्द या भारी भरकम जार्गन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो बुद्धिमान लगें। और ये स्क्रिप्ट कहती है कि ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। प्रेजेंटेशन का मकसद अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि अपनी बात को सामने वाले के दिमाग में उतारना है। सबसे अच्छे कम्युनिकेटर हमेशा सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है ये भी पहली बात से ही जुड़ा है। मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल भी शायद इसलिए किया जाता है क्योंकि फोकस खुद पर होता है। हाँ, मैं स्मार्ट दिखना चाहता हूँ, ना कि ऑडियंस पर, कि मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ। क्या खूब जोड़ा है आपने, बिल्कुल यही बात है। अगर आपकी ऑडियंस को आपके शब्द समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है, तो मतलब आपने उनका ध्यान अपनी बात से भटका दिया है। यहाँ एक सुनहरा नियम दिया गया है, जिसे अगर हम सरल हिंदी में कहें तो वो कुछ ऐसा होगा: असली महारत लोगों को उलझाने में नहीं, बल्कि मुश्किल बातों को भी शीशे की तरह साफ कर देने में है। आपकी सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने कितने मुश्किल शब्द इस्तेमाल किए, बल्कि इस बात से कि आपकी बात कितने लोगों तक पहुंची। और बात को पहुंचाने में सिर्फ शब्दों का ही नहीं, हमारे शरीर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और यहीं पर बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आता है। वीडियो में एक आंकड़ा है कि आप क्या बोलते हैं, इसका असर 30% होता है, और कैसे बोलते हैं, इसका 70%। ये आंकड़े शायद शब्दशः सही ना हो, पर इनके पीछे का जो संदेश है वो 100% सच है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले ही ऑडियंस से बात करना शुरू कर देती है। आंखों में आंखें डालकर बात करना, यानी आई कांटेक्ट, सच्चाई और जुड़ाव का प्रतीक है। सीधा तनकर खड़ा होना आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। और ये सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं दिखाता, ये ऑडियंस को भी सहज महसूस कराता है। जब स्पीकर शांत और स्थिर होता है तो सुनने वाले भी तनाव मुक्त रहते हैं। बिल्कुल। और कुछ चीजों से बचने की भी सलाह है, जैसे जेब में हाथ डालकर बात करना, जो ये दिखाता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं, या बार बार नीचे देखना, जो आत्मविश्वास की कमी का साफ संकेत है। सही बात है। मूल बात यह है कि अगर आपके शब्द कह रहे हैं मुझ पर विश्वास करो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज चीख रही है मैं डरा हुआ हूं, तो ऑडियंस हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ही विश्वास करेगी। आपके शब्द और आपका शरीर दोनों को एक ही कहानी कहनी चाहिए। तो अब तक हमने मन की बाधा, डर पर काबू और शब्दों और शरीर के सही इस्तेमाल की बात की। लेकिन अपनी बात को सिर्फ पहुंचाना ही नहीं, उसे यादगार कैसे बनाया जाए, इसके लिए स्क्रिप्ट एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार का जिक्र करती है: कहानियां। ये 5वां सूत्र है और शायद सबसे शक्तिशाली भी। तथ्य और आंकड़े वो दिमाग को जानकारी देते हैं, लेकिन कहानियां सीधे दिल में उतरती हैं। इंसान का दिमाग हजारों सालों से कहानियों को सुनने, समझने और याद रखने के लिए ही विकसित हुआ है। इसीलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन वक्ता हर जरूरी बात के साथ एक कहानी जरूर जोड़ते हैं। क्या कहानी कहने का कोई खास तरीका भी सुझाया गया? हाँ, एक बहुत ही सरल और प्रभावी ढांचा दिया गया है। पहले समस्या, प्रॉब्लम, फिर संघर्ष, स्ट्रगल, फिर समाधान, सॉल्यूशन, और अंत में उससे मिला सबक, लेसन। अरे, ये तो लगभग हर बॉलीवुड फिल्म का फॉर्मूला है। सही पकड़ा। और ये काम करता है क्योंकि ये हमें एक भावनात्मक सफर पे ले जाता है। जब आप इस ढांचे में कहानी सुनाते हैं तो ऑडियंस सिर्फ सुनती नहीं है, वो आपके संघर्ष को महसूस करती है, आपके समाधान से राहत पाती है और अंत में मिले सबक से जुड़ जाती है। एक अच्छा कहानीकार अपनी बात को ऑडियंस के दिमाग में नहीं बल्कि उनके दिल में बिठा देता है, और जो बात दिल में बैठ जाए वो कभी नहीं भूलती। लेकिन ये सारी दमदार बातें, सही मानसिकता, सरल शब्द, अच्छी बॉडी लैंग्वेज और कहानियां, ये सब बिखर जाएंगी अगर इन्हें एक सही ढांचे में ना पिरोया जाए। स्क्रिप्ट में बिना स्ट्रक्चर की प्रेजेंटेशन को एक भटकती हुई ट्रेन कहा गया है। ये छठा और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। एक आदर्श स्ट्रक्चर की रूपरेखा भी दी गई है। सबसे पहले एक मजबूत शुरुआत, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है, एक गहरा सवाल या एक छोटी सी कहानी, कुछ भी ऐसा जो पहले 30 सेकंड में ही ऑडियंस का ध्यान खींच ले। और बीच का हिस्सा? बीच में आते हैं आपके मुख्य बिंदु। सलाह है कि 3 से 5 से ज्यादा बिंदु न रखें, क्योंकि इंसान का दिमाग एक बार में इससे ज्यादा जानकारी प्रोसेस नहीं कर पाता। और हर बिंदु को साबित करने के लिए उदाहरण, आंकड़े या कहानियों का इस्तेमाल करें। और सबसे अंत में एक मजबूत अंत, एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग जो आपकी पूरी बात का सार बताए और ऑडियंस को कुछ सोचने पर या कुछ करने पर मजबूर कर दे। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी कही गई है कि लोग आपकी शुरुआत और आपके अंत को सबसे ज्यादा याद रखते हैं। बिल्कुल।
आपकी शुरुआत तय करती है कि ऑडियंस आपको सुनेगी या नहीं, और आपका अंत तय करता है कि वो आपको याद रखेंगे या नहीं। बीच का हिस्सा वो है जिसे वो महसूस करते हैं, लेकिन याददाश्त में शुरुआत और अंत ही बसते हैं। इसलिए इन दोनों हिस्सों पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और आखिरी में 7वां सूत्र, जो शायद इन सब की बुनियाद है, अभ्यास। यहाँ एक बहुत सीधी बात कही गई है, आत्मविश्वास आसमान से नहीं टपकता, ये अभ्यास से बनता है। और ये 100% सच है। कोई भी जन्म से महान वक्ता नहीं होता। ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी मेहनत और लगातार अभ्यास से सीख सकता है। इसके लिए कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे शीशे के सामने खड़े होकर बोलना। इससे आपको पता चलता है कि बोलते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखती है। और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनने की भी सलाह है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में लगता है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज अलग सुनाई देती है और रिकॉर्डिंग में अलग। अपनी आवाज को एक बाहरी व्यक्ति की तरह सुनने से आपको पता चलता है कि कहाँ आपकी आवाज कांप रही है, कहाँ आप बहुत तेज बोल रहे हैं, या कहाँ एक पॉज, एक ठहराव की जरूरत है। ये सब तरीके धीरे धीरे आपके डर को कम करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो संदेश साफ है, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरू करो। बिल्कुल। पहली कोशिश शायद बहुत अच्छी ना हो, दूसरी थोड़ी बेहतर होगी, और 10वीं तक आते आते आप खुद अपने आप में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। अभ्यास ही महारत की कुंजी है। तो आज हमने स्क्रिप्ट के जरिए प्रेजेंटेशन की कला को बहुत गहराई से समझा। अगर इसे संक्षेप में देखें तो ये एक यात्रा है जो खुद पर फोकस करने की आदत को बदलकर ऑडियंस पर फोकस करने से शुरू होती है। फिर डर को एक सामान्य एहसास मानकर उसे काबू करना सीखना, अपनी बात को सरल और साफ रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को ताकत देना, कहानियों से लोगों के दिल तक पहुंचना, एक मजबूत ढांचे में अपनी बात को पिरोना, और इन सब को अपनी आदत बनाने के लिए लगातार अभ्यास करना। इस स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। वो कहती हैं, अगर आप बोलना सीख गए तो दुनिया सुनना शुरू कर देगी। जो इंसान अपनी बात को सही तरीके से रखना जानता है, वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने की ताकत होती है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी सवाल पर ले आती हैं जो हमने शुरू में उठाया था। हाँ, और वो सवाल विचार करने लायक है। स्क्रिप्ट का मुख्य तर्क है कि प्रस्तुति विचारों से ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक महान विचार भी अगर बुरी तरह प्रस्तुत किया जाए तो किसी तक नहीं पहुंचता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। तब क्या होता है जब एक बहुत शक्तिशाली और असरदार प्रस्तुति का इस्तेमाल किसी कमजोर, गलत या शायद खतरनाक विचार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? मतलब जब बोलने की इस शक्ति का दुरुपयोग हो। बिल्कुल। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। ऐसे में एक प्रस्तुतकर्ता की नैतिक जिम्मेदारी कहाँ तक होती है? क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना है, या ये भी सुनिश्चित करना है कि उसकी बात सच, अच्छी और समाज के लिए फायदेमंद हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस स्क्रिप्ट में नहीं, बल्कि हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।